कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 और आज हम इसमें जानेंगे कि बोर का जो मॉडल था जिसको बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि वो कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यह फेल क्यों हुआ आखिर। आशा करता हूँ कि आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीरीज है ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज हम जानेंगे बोर का मॉडल आखिर फेल क्यों हुआ। तो इसके पहले कुछ थ्योरी चल रही थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें से एक थ्योरी थी मैक्स प्लैंक की। इनकी एक थ्योरी थी क्या, मैक्स प्लैंक की। इस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या होता है इनके हिसाब से देखिए, इस टाइम पर जो बातें चल रही थी, मैक्स प्लैंक की जो समय में बातें चल रही थी, उस टाइम रेडिएशंस को वेव माना जाता था। रेडिएशन कहो, लाइट कहो, या जिसमें आपने देखा था कि बाल्मर सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज हो गया, पास्टल सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, इन सब में लाइट को क्या माना गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके ऊपर अल्ट्राफाइन स्पेक्ट्रम आया था, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया था पिछले क्लासेस में। तो उस टाइम पर इनको क्या माना जाता था, लाइट को यानी रेडिएशंस को वेव माना जाता था। रेडिएशंस कहो, चाहे लाइट कहो, चाहे यूवी रेस कहो, चाहे इंफ्रारेड वेव्स कहो, इंफ्रारेड वेव्स कहो, इन सबको माना जाता था वेव है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो वेव है, इनकी जो एनर्जी है, ये एक छोटे छोटे पार्टिकल के कारण है। ये सब छोटे छोटे पार्टिकल, इनका देखने का नजरिया अलग था। इन्होंने क्या कहा कि वेव जो है ये एक प्रकार के पार्टिकल है, यानी कण है, एक प्रकार के पार्टिकल है। देखने का नजरिया इनका बदल गया। तो इनका कहना था कि जो वेव था ये क्या था, हमारा पार्टिकल था, और इन पार्टिकल का जो वेव्स में जो एनर्जी आ रहा था, इनका कहना था कि ये जो वेव्स है या ये जो हमारे रेडिएशंस है, ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर बने होते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। और इनको इन्होंने नाम दिया क्वांटा, या इसी को इन्होंने क्या कहा, फोटॉन। इसी एनर्जी के पैकेट्स को इन्होंने क्या नाम कहा, फोटॉन, या इसी को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा। इसी को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा। इन जो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स हैं ना, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, फोटॉन या क्वांटा। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। इनको क्या कहा गया, फोटॉन या क्वांटा। अब मानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट हैं, तो इनकी ऊर्जा क्या है, फिक्स है। तो फोटॉन या क्वांटा कहा। अच्छा, यहाँ पर हमने शब्द इस्तेमाल किया है क्वांटा। तो क्वांटा का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो क्वांटम थ्योरी कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका कहना था कि ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या जो बंडल है, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि हम कहें कि इस एनर्जी वाले पहले वाले वेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। तो इसकी जो एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, एच एफ के बराबर होगी, जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक है। मान लेते हैं कि इस वाले का यदि एनर्जी एफ डैश हो, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच एफ डैश होगी। कितनी होगी, एच एफ डैश, जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और इसका जो वैल्यू है ये कितना होता है, तो 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बदलते रहता है वैल्यू हर 4-5 साल में, अभी तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन हम इतना मान के चलते हैं कि 6.636 होता है, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये माना जाता है। तो इनका कहना था कि जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं ये फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हम कहें कि ये जो है इस रूप में होंगे, एच एफ के रूप में होंगे, या 2HF के रूप में निकलेंगे, या 3HF के रूप में निकलेंगे। कहीं कहीं पर F के स्थान पर म्यू दे दिया जाता है, वो भी सही है, या इसी को आप H न्यू भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप जो मानो। तो इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है ये फिक्स्ड होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। ये मैक्स प्लैंक का कहना था। ठीक, इनका कहना था मैक्स प्लैंक का। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास वेव्स है, ये हमारे पास क्या है, कोई वेव है। ये वेव हर जगह लागू होता है, चाहे वो लाइट वेव पे कहो, चाहे वो साउंड वेव में कहो, चाहे वो डोरी में तरंग हो, इनके लिए कहो, सभी वेव के लिए ये लागू होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा तरंग है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है ये लैम्डा है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये मान लेते हैं कि क्या है, f है। तो हमारा जो v है ये किसके बराबर है, f इंटू लैम्डा के इक्वल है। ये जो हमारा v है ये किसके बराबर है, f इंटू लैम्डा के इक्वल है। ये इनका कहना था, जहां f क्या है,
फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको आप कहते हो, किसकी आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति या कण की आवृत्ति। लैम्डा क्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य किसकी, तरंग की। और वी क्या, वेग किसका, तरंग का, तरंग का या लाइट का, रेडिएशन का, जिसको आप कहो। इनका ये कहना था कि v इज इक्वल टू क्या होगा, f इंटू लैम्डा। अब यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में बातें करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में बात करें, तो इसको हम लाइट भी कह देते हैं, या इसी को आप यूवी रेज भी कह देते हो, या इसी को आप गामा रेज भी कह देते हो, सभी चीजें आप कह सकते हो। गामा, मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है ये कितना है, c है, इनका जो स्पीड है ये क्या है, c है। तो यहाँ पर हम c बराबर क्या कह सकते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी, इसका जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, और इनका फ्रीक्वेंसी मान लो f है, तो ये क्या होगा, c इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। c इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, f इंटू लैम्डा। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हम f बराबर क्या कह सकते हैं, c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमने मान रखा था कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है करके, तो यहाँ से यदि हम f का वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। याद है इस वैल्यू को हमने कहाँ यूज किया था, बोर के मॉडल में, जब हमने बताया था कि सर जो किसी भी रेडिएशन का जो एनर्जी होता है ये कैसे निकाला जाता है, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये यहाँ से आया था, जहां लैम्डा किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा, ये कण का वेग होगा या लाइट का वेग होगा, ये उसकी एनर्जी होगी, और ये प्लांक नियतांक होगा। तो इस प्रकार इन्होंने लाइट के डुअल बिहेवियर के बारे में बताया कि लाइट जो है हमारा, या जो हमारा प्रकाश है, ये दो प्रकार का व्यवहार करता है, एक तो कण के भांति और दूसरा हमारा तरंग की भांति। एक तो कहीं कहीं पर एक कण के भांति व्यवहार करता है और कहीं कहीं पर तरंग के व्यवहार करता है, यानी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, द्वैती प्रकृति की होती है। द्वैती प्रकृति यानी कि डुअल नेचर, डुअल नेचर के होते हैं। अब इनसे प्रभावित होकर के, है ना, इनसे प्रभावित होकर के, या फिर इसी का स्टूडेंट कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक आया था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि यदि लाइट हमारा डुअल नेचर से शो कर सकता है, डुअल नेचर मतलब द्वैती प्रकृति शो कर सकता है, लाइट कण की भांति भी तरंग की भांति भी बिहेव कर सकता है, तो अगला जो वैज्ञानिक आया था उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इतने को नोट करो, फिर आगे भी बोला जाता है। तो डी ब्रॉगली का अवधारणा कहते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जैसे हमारा लाइट दो प्रकार का व्यवहार करता है, एक तो कण के भांति, दूसरा तरंग की भांति, इस प्रकार का बिहेव करता है, तो सोचिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस टाइम पर क्या माना जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को कण माना जा रहा था, यानी पार्टिकल माना जा रहा था, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा करके कहा जा रहा था इनको। तो इन्होंने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे कण की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये वेव की तरह भी बिहेव करेगा, तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। ये किनका कहना था, डी ब्रॉगली का। और ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये इनकी क्या थी, अवधारणा थी, हाइपोथेसिस कहते हैं इनको। ये अपनी बात केवल थ्योरी में कह गए थे। इनका जो डेरिवेशन, इनका जो प्रूफ है वो डेविसन तथा जर्मर नाम के दो वैज्ञानिक आए थे, डेविसन और जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने इनकी बातों की पुष्टि की थी, यानी कि प्रैक्टिकल, या जिसको हम कहते हैं थ्योरी कहते हैं, प्रैक्टिकल करके या प्रूफ करके इन्होंने दिखाया था इनकी बातों को कि इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार का बिहेव करेगा, कण के भांति भी और तरंग के भांति भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डुअल नेचर शो कर रहा है, द्वैती प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, द्वैती प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में भी। अच्छा, आप यह कैसे कह सकते हैं, तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार का क्या है, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म कण है। इनका यदि हम मास देखें तो ये क्या होगा, इनका जो मास है ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, और इनका जो वेलोसिटी होता है ये कितना होता है, तो 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब इतना छोटा सा पार्टिकल, इतना छोटा सा जो पार्टिकल है ये इतने हाई वेलोसिटी से जब जाएगा, इतने हाई वेलोसिटी से क्या होगा, भागेगा, दौड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड होता है ये, तो ये जो है पार्टिकल की तरह नहीं, ये एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा। डी ब्रॉगली का कहना था, क्या कहना था इनका, कि एकदम माइक्रोस्कोपिक जो इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार का क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यानी कि सूक्ष्म कण है।
तो जब इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जिनके मास इतने ज्यादा हल्का है वो इतने हाई वेलोसिटी से जब जाएगा तो ये क्या करेगा, जो पार्टिकल है ये तरंग की तरह बिहेव करेगा। ये किनका कहना था, डी ब्रॉगली का कहना था। और इनके थ्योरी को डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन के बारे में बता करके प्रैक्टिकल करके इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इनको बताया था। प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया था। अब यही जो इलेक्ट्रॉन वाली बातें हैं ये आगे चल करके और ज्यादा विकसित हुई और डेवलप हुई। और डी ब्रॉगली ने ये कहा कि हर एक गतिशील कण यानी कि जितने भी हमारे क्या कह सकते हैं गतिशील कण हैं ये भी क्या करते हैं, कण की तरह व्यवहार करते ही करते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। ये इनका कहना था कि गतिशील कण द्वैती प्रकृति दिखाता है। हर एक गतिशील कण द्वैती प्रकृति दर्शाता है, द्वैती प्रकृति दर्शाता है। ये हमारे डी ब्रॉगली का कहना था। अब ये कैसे कैसे कह सकते थे, ये ऐसे कैसे कह सकते थे, द्वैती प्रकृति कहने का मतलब कण की तरह भी, मतलब पार्टिकल की तरह भी और साथ ही साथ तरंग की तरह भी यानी कि वेव की तरह भी इन्होंने कहना था। चाहे हम हो, चाहे कोई कार हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे छोटा सा क्रिकेट बॉल हो, चाहे जो भी हो, वो जब गति करेगा तो उसके साथ तरंग क्या रहेगा, संलग्न रहता है यानी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। इनका कहना था, किनका, डी ब्रॉगली का। और इन्होंने इसको प्रूव भी करके दिखाया। अब यहाँ पर कहा इन्होंने कि यदि हम कहें कि कण हमारा यदि इनका जो यदि कोई वेव जो है इस प्रकार से गति कर रहा है और इसका मान लेते हैं कि कोई कर रहा होगा ऐसे, तो इसका मास मान लेते हैं m था, इसका वेलोसिटी कितना था, v था, और इनका जो तरंग दैर्ध्य था मान लेते हैं कि लैम्डा था। कितना था, लैम्डा था। तो इन्होंने क्या कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर एक किसके बराबर होगा, h अपॉन mv के बराबर होगा। लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, h अपॉन mv के बराबर होगा। ये क्या है, किसी भी कण का तरंग दैर्ध्य है, ये किसी भी कण का तरंग दैर्ध्य है। ये m क्या है, कण का द्रव्यमान है, ये कण का द्रव्यमान, और ये क्या, कण का वेग है ये, ठीक, क्या है, कण का वेग। और इसको तो आप जानते हो ये क्या है, प्लांक नियतांक है ये। यहां तक क्लियर हुआ। इनका कहना था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन mv के बराबर होगा। और जहां पर हम mv को क्या कहते हैं, mv हमारा क्या है, mv बराबर हम कह सकते हैं p, और ये p हमारा क्या, संवेग, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, संवेग। तो ये क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p के बराबर होगा। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका संवेग कम होगा, और जिसका संवेग अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा और p एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि h क्या है, हमारा नियतांक है। अब ये बात इन्होंने, इसको हम मान के चलते हैं कि जैसे कि हमको पूछा जाए कि आप बताइए कि आप पार्टिकल है कि वेव है, इसके बारे में आपसे यदि कोई क्वेश्चन करे तो आप क्या जवाब दोगे, है ना। चलो कि दो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक तरफ हमारे पास, और दूसरी ओर हमारे पास क्या है, क्रिकेट बॉल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्रिकेट बॉल है। इनका मास हम ले लेते हैं लगभग 100 ग्राम, और इनका मास आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg के लगभग होता है। इनका वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड से, चलो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रहे थे। 20 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है ऐसे तो हम कहें तो। और इनका वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि, मानते क्या है, ये तो हम जानते हैं कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड ये होता है। अब डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mv। तो हम इसका तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका, 100 ग्राम। तो ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कीजिए तो ये हो जाता है -3, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया, वेलोसिटी कितना ले लिया हमने, 20 मीटर पर सेकंड। तो इनको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पर -3, तो इसको क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 से इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये कितना है हमारे पास,
3.313 गुना 10 की घात -34 क्या मतलब 3 मीटर, इतना मीटर आया हमारे पास। अब यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमको इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना पड़ेगा, तो 3.1313 गुणा 10 की घात -24 एंगस्ट्रॉम, इतने के करीब आता है। अब ये जो हमारा वेव आया है ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं है, मेजर के काबिल नहीं है, या फिर इसको हम मापन इनका क्या है, इसका जो मापन है ये क्या है, हमारे लिए संभव नहीं है, संभव नहीं कर सकते, संभव नहीं है, बहुत छोटा आया है, इसका जो मान है संभव नहीं है, मापन इसका संभव नहीं, बहुत छोटा आया है। अब ऐसा भी नहीं है कि 0 आ गया, होता है कुछ ना कुछ वेव, लेकिन इसका जो वेव लेंथ है यानी कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है ये इतना छोटा है कि हम इसको मेजर नहीं कर पाते। इस कारण से हम अपने आप को क्या कहते हैं, क्रिकेट बॉल का ही ले लो अपने आप, देखो अब हमारे जैसे द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, टन में गया वजन जिसका, तो यदि वह गति करेगा तो उसके जो तरंग आएगा, तरंग दैर्ध्य आएगा उस तरंग का, उसका जो तरंग दैर्ध्य है ये बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। इस कारण से हम उसको तरंग ना कह करके कण कहते हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण आ गए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आ गए, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होगा। तो 6.626 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻31 केजी, इतने के लगभग आया हमारे पास। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लगभग 3.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने के लगभग आएगा, ये 3.2 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा, जो कि हम मेजर करने के योग्य है, जिनका मापन क्या है, संभव है, जिनका मेजरेबल, जिनका मापन क्या है, संभव है। ये ज्यादा बड़ा मतलब इतना छोटा नहीं है कि हम नहीं माप सकते, इनका मापन संभव है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जैसे कण जो गति करेंगे हाई वेलोसिटी से, उनको हम क्या कहते हैं, तरंग भी एसोसिएटेड रहता है, यानी कि उनके साथ तरंग संलग्न रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डी ब्राउली की जो अवधारणा थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये 2 प्रकार का बिहेव करेगा, कैसे कैसे, एक तो ये तरंग की तरह और दूसरा ये कण की तरह, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब इस थ्योरी से बहुत जो वैज्ञानिक थे, इनके पहले जो वैज्ञानिक थे, जैसे कि हमारे मैक्स प्लांक हुए, बोर हो गए, है ना, और रदरफोर्ड वगैरह हो गए, ये बिल्कुल शॉक हो गए कि इलेक्ट्रॉन, पहले देखिए क्या हुआ था कि एटम के बारे में पता चला, फिर एटम के अंदर गए तो न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में पता चला, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके बारे में पता चला। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके बारे में हमने चर्चा किया, बोर ने अपना सीरीज दिया, अपना मॉडल दिया, उसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। तो वहां से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये आपका तरंग की तरह भी व्यवहार कर पाएगा। सब शॉक हो गए थे एकदम, और बहुत ही शानदार ये हमारा खोज था, कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो कितने है, तरंग और कण की भांति है, तरंग और कण की भांति है। यहाँ की प्रत्येक सूक्ष्म कणों का प्रत्येक सूक्ष्म कण एक तरंग है, प्रत्येक सूक्ष्म कण एक तरंग है, जिसका तरंग दैर्ध्य कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाई p, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, जहां p क्या उसका संवेग होगा, p क्या होगा उनका संवेग, h क्या होगा प्लांक नियतांक, और लैम्डा क्या होगा तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन घुमाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा गतिज ऊर्जा मान लो, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि k है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ke मान लेते हैं। ke क्या है, हमारा गतिज ऊर्जा है किसी भी कण का क्या है, गतिज ऊर्जा हमारा ke है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा ये किसके बराबर होगा। तो देखिए हम काइनेटिक एनर्जी, यदि हम कहें कि वो उसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी v हो,
और उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो, लैम्डा हो, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ये क्या होता है, हाफ एम वी के स्क्वायर के बराबर होता है। एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ये हुआ हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम वी बराबर क्या होता है, पी। तो एम वी डिवाइडेड बाई क्या हुआ, एम वी बराबर पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, तो इसको ऐसे लिख लें, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। हमको किसका वैल्यू चाहिए, पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी, और पी का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई, 2m के ई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m h डिवाइडेड बाय रूट 2m। कि किसी भी कण का हम क्या कर रहे थे, संवेग और उसकी वेलोसिटी के बारे में जान रहे थे और उसकी स्थिति के बारे में जान रहे थे। अब जो वैज्ञानिक आ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई गतिशील कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो आप उसकी स्थिति और संवेग, स्थिति यानी कि पोजीशन, और उसका जो वेलोसिटी है, जितने वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या उसका जो मास है वो आप एक साथ निर्धारण नहीं कर पाओगे, एक साथ निर्धारण नहीं कर पाओगे, यानी कि आप एक साथ उसका साइमल्टेनियसली इसको सटीकता से निर्धारण नहीं कर पाओगे। तो इन वैज्ञानिक का नाम था हाइजेनबर्ग, या इसी को हाइजेनबर्ग भी बोल देते हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इनका क्या कहना था कि कोई भी गतिशील कण, अब कोई भी गतिशील कण मतलब कौन सा गतिशील कण, तो सूक्ष्म कण जैसे होते हैं, है ना, तो सूक्ष्म कण जैसे हम कह सकते हैं। तो किसी गतिमान, हम यहाँ पर पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं, तो किसी गतिमान सूक्ष्म कण की, देखो यहाँ पर उनकी स्थिति और संवेग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो किसी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति एवं संवेग का एकदम सटीकता से, मतलब एकदम परफेक्ट हम बता नहीं पाएंगे कि सटीकता से निर्धारण कर पाना, संवेग एवं स्थिति का, स्थिति एवं संवेग का सटीकता एक साथ, सटीक संवेग का एक साथ सटीकता से निर्धारण कर पाना असंभव है, सटीकता से निर्धारण कर पाना असंभव है, ये हमारे हाइजेनबर्ग का कहना था। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि कोई कण यदि हमारे जो जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे कण यदि क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो कुछ वेलोसिटी से गति कर रहे होंगे, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो उनकी वेलोसिटी यदि बहुत हाई है, तो आप यदि वो गति कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति यानी कि उनके पोजीशन और उनके जो संवेग है, इसको एक साथ आप माप नहीं पाओगे, यानी कि दोनों का मान आप असंभव है। तो किसी गतिमान कण का, सूक्ष्म कण का क्या करना है, एक साथ, जैसे कि इनका कहना था कि मान लेते हैं कि यदि आप उसका क्या कर लेते हो, स्थिति के बारे में पता लगा लेते हो कि मान लो वो कण गति करते हुए कहीं यहाँ पर पहुंचा, मान लो कोई कण गति करते हुए कहां पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, तो आपने यदि इसकी स्थिति के बारे में पता लगा लिया कि ये कण मान लो यहीं पर है, ये कण मान लो कहां पर है, यहीं पर है, तो आप ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा या असंभव हो जाएगा कि ये कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। मान लेते हैं कि आप यदि इनकी स्थिति के बारे में परफेक्ट पता लगा लेते, तो मान लेते हैं कि संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, तो संवेग में जो अनिश्चितता है, ये मान लेते हैं कि डेल पी है, यानी कि आप उसके संवेग के बारे में जान लिए कि यदि इसका मास m हो और इसकी वेलोसिटी v हो, तो यदि आपको उसका मास पता है, उसका वेलोसिटी भी पता है, एकदम परफेक्ट है, यदि आप उसके मास के बारे में परफेक्ट जानते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं है आपको, इनके वेलोसिटी इतने वेग से जा रहा है, इसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं, तो उसके संवेग में जो अनिश्चितता, ये आपने क्या कर दिया, यानी कि उसके संवेग के बारे में आपको परिशुद्धता पूर्वक एकदम, मतलब कहने का अर्थ है कि एकदम सटीक पता है। तो संवेग में जो अनिश्चितता है, किसके बराबर है, मान लेते हैं कि डेल पी के बराबर है। संवेग में जो अनिश्चितता है यानी कि उसकी जो त्रुटि है, ये कितनी है,
डेल पी है, यानी कि संवेग में कोई भी त्रुटि नहीं है, मान डेल पी है। ऐसे ही हम स्थिति के बारे में बोल देते हैं कि स्थिति में जो अनिश्चितता है ये मान लेते हैं कितना है, डेल एक्स है। अनिश्चितता मान लो कितनी है, डेल एक्स है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जो डेल पी इंटू डेल एक्स है ये इक्वल है, या फिर कह सकते हो कि ग्रेटर देन है किसके बराबर, h अपॉन 4 पाई के बराबर। या इसी को आप कह सकते हो कि डेल पी इंटू डेल एक्स, डेल पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के बराबर है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने क्या कहा कि उसकी स्थिति के बारे में मेरे को या उसके संवेग के बारे में मेरे को एकदम परफेक्ट पता है, यानी कि उसके संवेग में जो अनिश्चितता है ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। एकदम सटीकता से पता हो तो उसके संवेग में जो अनिश्चितता है कितना हो गया, शून्य हो गया। तो मान लेते हैं कि उसकी जो स्थिति है इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये क्या होगा, डेल एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल पी के बराबर होगा। डेल एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई डेल पी के बराबर होगा। तो डेल पी का जो वैल्यू है ये आपने अभी अभी क्या कहा था, 0 के बराबर कहा था, और 1/0 किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है हमारे इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। अब देखिए संवेग में आपको यदि परफेक्ट पता था तो आपका जो स्थिति में अनिश्चितता है ये कितना हो गया, उसकी जो त्रुटि है ये कितनी हो गई, इनफिनिटी। यानी कि त्रुटि यानी कि आपका जो एरर है ये बहुत ही ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो आप यदि उसके संवेग के बारे में पता लगा ले तो उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा दूसरा कहते थे इसी में मान लो हमारे पास यदि सर डेल पी के बारे में नहीं पता, हमको उसकी स्थिति के बारे में पता है, डेल एक्स का जो त्रुटि प्रतिशत है मान लेते हैं कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4%, डेल पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर डेल एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और ये भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यदि आप उसकी स्थिति को पता लगा लेते हो तो उसकी जो संवेग में अनिश्चितता है ये कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। संवेग में त्रुटि कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बहुत ज्यादा एरर हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि कोई भी यदि गतिशील कण है जो सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो आप यदि उसकी स्थिति का पता लगा लेते हो तो संवेग के बारे में पता नहीं लगा पाओगे, और यदि संवेग पता लगा लेते हो तो स्थिति पता नहीं लगा पाओगे। ये अब हम जानने जा रहे हैं बोहर का मॉडल फेल क्यों हुआ। तो आप हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर का मॉडल आखिर फेल क्यों हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो बात थी ये फेल क्यों हुई, तो इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इनका जो मॉडल था वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि कहें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे एटम, उन्हीं के लिए बस लागू हो रहा था। बाकी जो जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन थे उनके लिए ये लागू नहीं हो रहा था। तो हेडिंग मतलब पहला पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि बोहर का जो मॉडल है, बोहर का मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन एटम या हीलियम प्लस एटम या लिथियम प्लस एटम या बेरिलियम प्लस एटम, आगे ऐसे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो रहा था, लागू हो रहा था। एकल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए लागू हो रहा था, ठीक है। हमने केवल इसके लिए हाइड्रोजन इसलिए कहा क्योंकि ये हीलियम जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे लिथियम के पास एक निकाल दिए, तो उनके लिए केस डिफरेंट आ रहा था। तो हाइड्रोजन के लिए बस सही आ रहा था, बाकी के लिए क्या हो रहा था कि केस डिफर हो जा रहा था। तो ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही लागू हो रहा था। दूसरा, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को गतिशील कण माना। तो हमने क्या कहा था, गतिशील कण का अभी हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण है तो उनका आप संवेग और स्थिति दोनों का आप शुद्धता पूर्वक निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन को गतिशील माना था। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन को गतिशील माना, और गतिशील कण का स्थिति और संवेग आप दोनों ही पता नहीं लगा सकते। ये बात भी आप जान लीजिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से।
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में हमने अभी अभी ये जाना कि कोई भी गतिशील कण यदि गति कर रहा है तो उसके संवेग और परिस्थिति का मतलब स्थिति का शुद्धता पूर्वक निर्धारण करना असंभव है। तो इन्होंने क्या किया था कि बोहर ने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या निकाल लिया था, रेडियस निकाले थे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति निकाली थी। तो स्थिति के बारे में इन्होंने क्या बताया था कि इनका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, तो 0.53 मल्टीप्लाई n स्क्वायर बाई जेड के बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 आप रख करके बताते थे कि वो किस कक्षक में घूम रहा है। तो इन्होंने क्या कर लिया, स्थिति बता दिया, और जब स्थिति बता दिया तो इन्होंने उसके बारे में बता दिया कि उनकी जो वेलोसिटी है ये कितनी होगी, तो ये किसके बराबर होगी, कहा था इन्होंने 2.18 × 10⁻⁶ × n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। उसकी स्थिति के बारे में भी पता लगा लिया, उनकी वेलोसिटी के बारे में भी पता लगा लिया, और उनका मास तो हमको पता ही पता था किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये कितना था 9.1 × 10⁻31 kg। तो मास पता हो गया, वेलोसिटी पता हो गया, रेडियस पता हो गया, सभी चीजें इन्होंने क्या कर लिया था, निकाल लिया था। वेलोसिटी निकाल लिया, स्थिति निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, इनका गलत हो गया। ये बात भी इन्होंने बता दी थी, इस कारण से ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात कही थी कि उन्होंने क्या कहा था कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल सीरीज, इसके बारे में बताया था, उनको और गहन अध्ययन किया गया तो उनके अंदर भी क्या होगा, डिस्क्रीट हुआ, यानी कि वो अल्ट्रा फाइन थे। उन्होंने केवल इतने के बारे में बताया था, उसके अंदर भी मतलब डिसकंटिन्यूअस देखने को मिला था। तो अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम देखा तो उनके बीच भी स्प्लिटिंग दिखाई दे रही थी हमको, है ना। तो वो क्या कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा लिख लो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाएं, स्पेक्ट्रम रेखाएं स्प्लिटिंग शो कर रही थी, या फिर आप कह सकते हो कि अलग हो रहे थे, टूट रहे थे, स्प्लिटिंग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे, स्प्लिटिंग प्रदर्शित कर रहे थे। अब इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ये क्या होते हैं, स्प्लिट हो रहे थे। तो इन स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, और चुंबकीय क्षेत्र में जो स्प्लिटिंग हो रहा था इसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट इसके एग्जांपल है, इस कारण से इसको हमने इसको बताया। विद्युत क्षेत्र में स्प्लिटिंग दिखाएगा उसको हम कहेंगे स्टार्क इफेक्ट, और चुंबकीय क्षेत्र में जो दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे, जीमन इफेक्ट कहेंगे, है ना। तो इन्होंने अल्ट्राफाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बतला नहीं पाया, इस कारण से इनका जो थ्योरी है यानी कि इनका जो मॉडल है ये क्या हो गया, फेल हो गया। बट इसके लिए फिर भी इनको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि बहुत ही शानदार इन्होंने बातें कही थी, बहुत ही अद्भुत बात थी इनकी। तो बोहर का मॉडल इस प्रकार से फेल होता है। और आगे हम क्या करेंगे कि क्वांटम मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसको हम आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसके बारे में आप जानोगे कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में घूम रहा है और कितने रेडियस से घूम रहा है। तो ये सब चीज बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब इलेक्ट्रॉन घूमना बंद करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में हम संभावनाएं लगाएंगे कि वो कहां पर घूमेगा, किधर घूमेगा और कैसे घूमेगा, इसके बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको सीरीज के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सीरीज है अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वांटम मॉडल के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।